लॉज ऑफ मोशन की न्यूमेरिकल चल रही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं और कितने तरह के क्वेश्चंस हम बना सकते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं डिफरेंट टाइप के आपके न्यूमेरिकल बता दूं, है ना। और न्यूमेरिकल का जैसे मैं बार बार कहता हूँ कोई एंड नहीं है, तो आपको बेसिक न्यूमेरिकल बनाने आने चाहिए, एनसीईआरटी ज़रूर बनाइए। चलिए एक क्वेश्चन है आपका, अ ब्लॉक ऑफ मास 50 kg, आप सब लोग साथ साथ लिखते भी रहें, नहीं तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं रहता मेरे पास, मैं इरेज कर सकता हूँ। अ ब्लॉक ऑफ मास 50 kg is kept on another block of mass 1 kg as shown in figure. A horizontal force of a horizontal force of 10 Newton is applied on the is applied on the 1 kg block. All surfaces are smooth. G is equal to 10 meter per second square. Find acceleration of block A and B second, force exerted by B on A। और आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, ये 1 kg ब्लॉक है और उसके ऊपर 50 kg ब्लॉक है। आपको इस पर ये प्रैक्टिकल सिचुएशन सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये पॉसिबल है, नहीं है, उससे मतलब नहीं है। हम फिजिक्स की न्यूमेरिकल जैसे दिया रहेगा वैसे अप्लाई करेंगे, हमें फिजिक्स का कंसेप्ट अप्लाई करना है। इसका क्या होगा नहीं होगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं, इस पर 4 हाथी बैठ जाए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हम ये नहीं सोचेंगे कि ये दब जाएगा या पापड़ बन जाएगा, हमें वो सब लेना देना नहीं है। हमें ये देखना है कि एक न्यूमेरिकल है, उसमें ये डेटा है, ये उसके हिसाब से हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्या होगा उससे हमें मतलब नहीं है। हमें जो कंसेप्ट पढ़ा है फिजिक्स का मैथमेटिकली, उस न्यूमेरिकल को मैथमेटिकली सॉल्व करना है फिजिक्स के फॉर्मूले लगाकर, दैट्स ऑल। तो इस क्वेश्चन में अब आप देखो कि एक 1 kg का ब्लॉक है और इसके ऊपर 50 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। और फिगर यही दिया हुआ आपको, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है आपका 10 न्यूटन का, वो 1 kg ब्लॉक पे लगा है, ठीक है। तो ये 1 kg ब्लॉक है, इस पे हमने यहाँ पर 10 न्यूटन का एक फोर्स लगा दिया, ठीक है। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए। दूसरे में फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, बी ए पे क्या फोर्स लगा रहा है वो हमें बताना है। तो सारा डेटा यहाँ हमारा गिवन है ही, तो मैं इस क्वेश्चन को अब हटा सकता हूँ, ठीक है। बनाने के लिए स्पेस चाहिए तो इसको मैंने हटाया। अब देखिए सारे सरफेस आपके स्मूथ हैं, मतलब कोई फ्रिक्शन है नहीं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ये देखेंगे, जैसे ये 1 kg ब्लॉक है ना, तो इसका वेट किधर लगेगा, इसके सेंटर से ग्राउंड में परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा 1 × G,
है ना, 1 इंटू जी, ये आपका वेट हो गया, मतलब ये जी की वैल्यू 10 है तो ये 10 न्यूटन वेट हो गया जो नीचे लग रहा है। उसके बाद आप ये देखिए कि स्मूथ है तो फ्रिक्शन तो है नहीं, लेकिन ये ब्लॉक इसको प्रेस कर रहा है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स होगी पेयर में उस वैल्यू को हम मान लेते हैं N1, है ना, कांटेक्ट फोर्स पेयर में आती है, तो ये आपकी हो गई N1। फिर अब आप देखो कि इसका 50 kg का ब्लॉक है ना, इसकी वेट किधर लग रही है, ग्राउंड पे, है ना, ये ग्राउंड इसको खींच रहा है, ये फोर्स कितना होगा आपका 50G, मतलब ये हो गया 500 न्यूटन ब्लॉक बी का। फिर ब्लॉक बी यहाँ पर ब्लॉक ए को प्रेस कर रहा है, तो ये पेयर में लगने वाला फोर्स मान लो ये हो गया आपका N2, ठीक है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ सारे सरफेस स्मूथ है, ये भी स्मूथ है, ये भी स्मूथ है, मतलब कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, और ये आपका 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो अब हम सबसे पहले ये सारे तो हमने बना लिए, और मुझे नहीं लग रहा कि अब कोई फोर्स है, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स एक ही है, तो हमने नॉर्मल फोर्सेस कांटेक्ट का बना लिया जो कि पेयर में लगता है ना। अब हम क्या करेंगे, 50 kg वाले का पहले डायग्राम बनाएंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। तो इसका वेट नीचे लग रहा है 50G, और इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है वो हो गया आपका N2 ऊपर की तरफ, ये है ब्लॉक बी, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन का हमने फोर्स लिया है, और इस पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स मुझे दिख नहीं रहा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर लग रही है, तो मतलब 50 kg ब्लॉक के लिए अगर मैं फोर्स इक्वेशन बनाऊं तो एक्स एक्सिस में मुझे कोई फोर्स नहीं मिल रहा, तो एक्स एक्सिस का फोर्स नहीं आएगा, तो वाई एक्सिस का फोर्स में हम इक्वेशन देखेंगे, चूँकि ये हमेशा इसके साथ रहेगा, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो इसका मतलब हो गया नेट फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन इज 0, देयरफॉर N2 इज इक्वल टू 50G, मतलब N2 आपका आ गया 500 न्यूटन, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन जो था आपका इस क्वेश्चन में कि फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, है ना, तो यही हो गया, फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए इज N2। तो ये जो हमारा आंसर है ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर है, क्वेश्चन नंबर बी का, ठीक है, समझ में आ गया। ये बन गया हमारा। अब हम ए ब्लॉक का मोशन देखेंगे, ब्लॉक ए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या कहता है, यहां से देखो, इसका वेट नीचे लग रहा है 10 न्यूटन, मतलब 1G है 10 न्यूटन, ये तो इसकी वेट हो गई। फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले हम वेट ही बनाते हैं, फिर बी जो इस पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा था, ये N2 वाला कंपोनेंट इस पे नीचे आ रहा है ना, तो ये भी नीचे आ गया N2। अब ये जो N1 है पेयर में, एक पेयर तो ए पे लग रहा है और एक पेयर आपका ग्राउंड पे लग रहा है, तो ए पे लगने वाला N1 ऊपर चला गया, कोई फ्रिक्शन है नहीं, और एक आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स है 10 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स भी है, वर्टिकल फोर्सेस भी हैं, और कोई फोर्स है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, पहले वाई एक्सिस के लिए बना लेंगे। वाई एक्सिस में तो कोई मोशन नहीं हो रही है, तो नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस हम क्या लिखेंगे, 0, है ना, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज 0, मतलब फोर्सेस बैलेंस कर दो, तो N1 इज इक्वल टू N2 प्लस 10, N2 की वैल्यू 500 आई है, तो N1 आपका निकल के आया 510 न्यूटन, ठीक है। अब ये जो N1 है, यही फोर्स आपका ब्लॉक ए बी पे लगा रहा है ना। तब आप ये सोचिए कि 1 kg पे 50 kg कैसे रह गया, तो बी जब ए पे फोर्स लगाया तो वो 500 न्यूटन था, लेकिन ए ने बी पे कितना लगा दिया, 510, इसलिए 1 kg को कुछ नहीं हो रहा। बात समझ में आया। तो ये N1 आ गया आपका 510 kg। तो यही फोर्स आपका ए से बी पे भी लग रहा है, जो आपसे पूछा नहीं गया था, निकल गया वाई एक्सिस में। तो अब हमें बताना है दोनों का एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन हो ही नहीं रही थी, तो वाई एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है।
अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस में भी ब्लॉक बी जो ऊपर वाला है वो नहीं चल रहा था, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इज 0। ठीक है, एक आंसर आ गया। अब ए का एक्सेलरेशन निकालना है, तो अब आप ये देखिए कि फोर्स इजिकल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो अगर मैं इसको ए ब्लॉक के लिए लगाऊं, ब्लॉक ए के लिए, ब्लॉक ए के लिए मुझे अप्लाई करना है, तो आपका फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पर, 10 न्यूटन। इसकी मास कितनी है, 1 kg इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए आपका आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, एक्स एक्सिस में। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे बना? सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपको इसमें एफबीडी का आइडिया लग गया होगा कि हम इसे बनाते कैसे हैं, राइट? ओके, अब हम दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। तो फटाफट नोट कीजिए। देखो एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिंपल क्वेश्चन ही है। मतलब ये है कि एक फिक्स सपोर्ट है, इससे एक पुल्ली हैंग हो रही है, और पुल्ली जो है लाइट है, पुल्ली इज फिक्स्ड, मतलब इसमें मोशन नहीं हो सकता, एंड इज लाइट। लाइट मतलब इसमें मास नहीं है। जब भी ऐसा लिखा हो ना कि पुल्ली इज लाइट, मतलब पुल्ली का मास नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रिंग जो है इस पर सिर्फ स्लाइड करेगी, और स्ट्रिंग के स्लाइड करने से इस पर कोई फोर्स नहीं आएगा चूंकि इस पर मास नहीं है। अब इस तरफ एक स्ट्रिंग लगाई गई, इधर एक वेट है आपका 10 kg, और यही स्ट्रिंग ऐसा रैप की हुई है, और इधर से इसको पुल कर रहे हैं, और पुल कर रहे हैं आप 100 न्यूटन से। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है कि एक स्ट्रिंग जो है पुल्ली पर रैप की हुई है, उसके एक एंड को 100 न्यूटन से पुल की जा रही है, और अदर एंड पे 10 kg का मास हैंग कर रहा है, और यहाँ पर हमें जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो जब जी की वैल्यू गिवन नहीं होगी तो हमें 9.8 लेना है। ठीक है, आपसे पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg मास, एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg मास क्या होगा? ठीक है, तो 10 kg मास के लिए मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो पहले देखो, जब आप इसको 100 न्यूटन से पुल करोगे तो इसमें टेंशन आएगा स्ट्रिंग में, ये यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज नहीं होगा, क्योंकि टेंशन के बारे में, स्ट्रिंग में टेंशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में। तो जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो हम मान लेंगे कि आइडियल स्ट्रिंग है। आइडियल स्ट्रिंग कहने का मतलब हो गया कि ये इनएक्सटेंसिबल है, मतलब इसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। दूसरा, ये लाइट है, मतलब इसका मास नेग्लिजिबल है। और जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो हर पॉइंट पे टेंशन जो है हमारा सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ये मान लीजिए टेंशन ऐसे लगा आपका टी, यहाँ भी। अब ये टी जो है किसके बराबर हो गया? 100 न्यूटन, क्योंकि 100 न्यूटन ही प्रोवाइड कर रहा है टेंशन। अब 10 kg ब्लॉक का देखो डायग्राम, नीचे वेट लगा 10g, ऊपर है टेंशन t, है ना। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? ये ऊपर जाएगा a एक्सेलरेशन से, तो t माइनस 10g इज इक्वल टू ma। तो m मतलब 10 इंटू a, है ना, ये मास इंटू एक्सेलरेशन है। अब t आपको पता है 100 है ना, और g की वैल्यू हमें कितनी लेनी है? 9.8। तो 10 इंटू 9.8 इज इक्वल टू 10a,
ये आ जाएगा 100 माइनस 98, मतलब कितना हो गया, ये 2 आ गया। तो 2 इजकल टू 10 है, तो ए आ गया आपका 2/10, मतलब 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए ऐसा हमने कब बनाया, जी की वैल्यू तो क्वेश्चन में नहीं दी थी, तो 9.8 लेना पड़ा। अगर यहीं पे मैं जी की वैल्यू 10 ले लेता तो ये एक्सेलरेशन क्या आता, 0। तो क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन कभी कभी आते हैं और 0 भी ऑप्शन में होगा, 0.2 भी ऑप्शन में होगा, आंसर होगा 0.2। स्टूडेंट से गलती कहाँ हो जाएगी कि जी की वैल्यू वो 10 ले लेंगे, जो आदत होती है। तो जब तक क्वेश्चन में G10 गिवन नहीं है, आपको G10 नहीं लेना है। समझ में आया क्वेश्चन कैसे बना, आप समझिए। अब एक क्वेश्चन है, है ना, देखो इस तरह से एक वेज दिया हुआ, वेज जनरली एक मशीन होती है इस तरह का। आप भी कुछ बना सकते हो लकड़ी का इस तरह का शेप, है ना, बड़ा सा इतने चल, जैसे ये तो एक लाइन दिख रहा है ना, एक्चुअली में एक सरफेस होगा ऐसे, है ना, स्लोप टाइप का। जैसे लकड़ी का कोई तख्ता इधर से रख दो, लकड़ी का तख्ता इधर से रख दो, ग्राउंड में इसको फिक्स कर दो, तो एक मशीन हो गया ये, इसको हम वेज बोलते हैं। इसके एक छोर पे पुल्ली लगा दी गई और इस पुल्ली से एक स्ट्रिंग पास करेगी ऐसे यूं, ठीक है। इधर है मास आपका 1 kg, ये है आपका M2, और इधर एक मास है M1, ये है √3 kg। ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, है ना। इस तरह से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 ब्लॉक्स M1 M2 आर प्लेस्ड ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, है ना, ये इंक्लाइन, ये भी इंक्लाइन, ये सारा स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेसेस मतलब सारे सरफेस स्मूथ है, ऑल, है ना। अब क्वेश्चन ही कह रहा है कि इफ दे आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इफ सिस्टम इज रिलीज्ड, मतलब ये पूरा सिस्टम, सिस्टम में सिर्फ ब्लॉक, है ना, सिस्टम मतलब ब्लॉक्स। मशीन को रिलीज करोगे तो फिर काम क्या होगा, इफ सिस्टम मतलब ब्लॉक आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, देन फाइंड, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ मास M1 एंड M2। तो मैं A1 एंड A2 लिख देता हूँ, मतलब A1 इसकी एक्सेलरेशन है, A2 इसकी एक्सेलरेशन है, ये निकालना है। दूसरा, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तीसरा, नेट फोर्स ऑन पुल्ली, नेट फोर्स ऑन पुल्ली exerted by string, नेट फोर्स ऑन पुल्ली exerted by string। तो देखिए यही क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब 2 इंक्लाइन प्लेन है, एक पे मास M1 रखी हुई है, दूसरे पे मास M2 रखा हुआ है,
दोनों का मास गिवन है, m1 √3 kg है और m1 आपका 1 kg है। पहले मान लो दोनों रेस्ट पे होगा और अचानक से चलने लगा, इसलिए लैंग्वेज लिखी गई है इफ़ दे आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट। रिलीज फ्रॉम रेस्ट मतलब मैंने उसको अलाउ कर दिया मोशन के लिए, अब वो दोनों चलना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि दोनों मास का एक्सेलरेशन क्या होगा पहला। दूसरा हमें बताना है कि स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, और तीसरा हमें बताना है कि ये जो स्ट्रिंग ऐसे पास हो रही है, ये स्ट्रिंग जो ऐसे पास हो रही है, ये इस पुल्ली पे क्या फोर्स लगा रहा है ना, वो बताना है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पुल्ली स्ट्रिंग लाइट है, मतलब लाइट करने का मतलब यहाँ से जो स्ट्रिंग ऐसे जा रही है इसके पूरे पार्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक टेंशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें निकालने के लिए मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले आप ये देखो कि मासेस कहीं भी चल सकती है, ये नीचे जाएगा, अगर ये नीचे गया तो ये ऊपर जाएगा। तो जनरली हम ये सोचते हैं ना कि ये हैवी है तो इसलिए ये नीचे जाएगी, और चूंकि ये हल्की हो गई तो ये ऊपर जाएगी। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है, मशीन है, हो सकता है कि ये नीचे जाए ये ऊपर जाए, क्योंकि एक्यूरेटली हम वैल्यू नहीं देख रहे हैं, यहाँ एंगल भी तो है। ठीक है, तो उतना हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में डायरेक्शन दिया नहीं है, आप मान लीजिए ऐसे ही, है ना। आपको लगता है ये हैवी है नीचे जाएगी, ठीक है, इसको मान लो ऐसे नीचे, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि धरी जाएगा, ये ऊपर भी जा सकता है। तो हम मान लेते हैं कि ये नीचे जा रहा है, क्योंकि जब क्वेश्चन बनेगा तो आपको आइडियल सिचुएशन पता चल जाएगा कि हो रहा है क्या यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और मान लेते हैं कि जब ये चलेगा तो दोनों की एक्सेलरेशन क्या होगी, सेम होगी। जो a1 a2 अलग अलग दिखाया जा रहा है ना, ये एक्चुअली में सेम ही होगा, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन अलग हो जाएगी मान लीजिए, तो एक्सेलरेशन अलग हो जाने से क्या होगा, स्ट्रिंग टूट जाएगा, फिर हमारा मशीन काम ही नहीं कर रहा है। ठीक, तो अगर इस मशीन को चलना है, इसको ऊपर चलना है और इसको नीचे चलना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों का एक्सेलरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं ये ए से गया और ये आपका ए से नीचे आएगा, तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि ये दोनों एक्सेलरेशन सेम होगा, है ना, दोनों का एक्सेलरेशन ये मान लिया, और ये हमें निकालना है। तो अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। पहले m1 का बनाते हैं, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल कितनी आ गई आपकी 30। तो ये जो ब्लॉक है आपका यहाँ पर m1, इसका वेट नीचे लगेगा, कितना m1g, तो वेट तो ग्राउंड पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक, अब ये m1 जो है ऐसे प्रेस कर रहा है ग्राउंड को, तो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स होगी वो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होगी ऐसे। ये मान लो आपका n1 है, मतलब ये नॉर्मल अपने सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, ये वेट ग्राउंड पे परपेंडिकुलर होगा। ये चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, और सरफेस स्मूथ है तो कोई यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा। अच्छा, एक स्ट्रिंग है तो टेंशन तो पेयर में लगेगा, ये टी मान लीजिए ऐसे है ना। तो इस टी को मैं ऐसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये टी हो गया आपका, चूँकि ये BD है। ठीक है, मोशन ऐसे चल रही है तो हमारा जो फ्रेम होगा वो ऐसे हो गया, ये एक्स एक्सिस ले लिया और ये वाई एक्सिस ले लिया, मतलब इधर पॉजिटिव हो गए, ये वाली नीचे, जब ये बॉडी नीचे जाएगी तो हमने ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, इस तरह से रेफरेंस फ्रेम चूज कर ली जाती है। क्लियर है। अब आप ये देखिए, और तो कोई फोर्स है नहीं, हमने टेंशन ले लिया, इसका वेट ले लिया, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स ले लिया। अब ये स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन है नहीं, तो अगर ये स्मूथ नहीं होता, फ्रिक्शन होता, तो जब ब्लॉक नीचे आएगा तो इस तरफ एक फ्रिक्शन भी आता, तो वैसे क्वेश्चन जब आएंगे तो हम बनाएंगे। अभी यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो हमें वो देखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना सा फोर्स है। अब मुझे इस फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो हमें देखना है कि हम किसको रिजॉल्व करें। ये 3 दिख रहा है मुझे, तो जो हमने रेफरेंस फ्रेम बनाया ना, मोशन ऐसे होगा, ये हमने x माना, ये y माना, तो इसमें कौन सा फोर्स फिट हो रहा है, T x पे आ रहा है, N1 y पे आ रहा है, M1g ना तो x पे आ रहा है ना ही y पे आ रहा है, M1g ऐसे आ रहा है यहाँ पे, है ना, ऐसे M1g हो गई।
तो ये ना तो x पे है ना ही y पर है। तो इस mg को मुझे रिजॉल्व करना होगा, इसका 2 कंपोनेंट आएगा। ठीक है, तो अब क्या करो, इस n के पीछे ऐसे बना और एक ऐसे बना, ये 2 वैल्यू आ गई, मतलब ये 2 वैल्यू ये वाली हो गई है ना, ऐसे। ठीक है, तो ये m1g का 2 वैल्यू आएगा, एक इस पर और एक s, तो एक y पे आ गया और एक x पे आ गया, जो आपको समझ में आ रहा है। ठीक, तो इस वेट फोर्स है, इसका रिजोल्यूशन कर रहे हैं हम, तो ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा। अब mg का जिसके साथ एंगल बनेगा, ये कंपोनेंट हो गया m1g cos 30 और इधर एक कंपोनेंट हो गया आपका m1g sin 30, है ना, ये सारे आ गए। तो अब आपके पास सारे फोर्सेस आ गए एक्स वाई के अकॉर्डिंग। वाई एक्सिस में तो कोई मोशन नहीं हो रही है इस तरफ, तो हमारा पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा, n1 इज इक्वल टू m1g cos 30। इसके बारे में हमें पूछा नहीं गया है तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं कि n1 की वैल्यू कितनी आएगी। m1 आपका √3 है, क्वेश्चन में g की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम आंसर g में ही दे देते हैं, चूँकि हमें न्यूमेरिकल आंसर ये तो पूछा नहीं गया ना, इसलिए g में ही रहने देते हैं। cos 30 क्या हो गया आपका √3/2, तो n1 कितना निकला 3g। अब अगर जी 10 ले लेंगे तो ये 30 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा काम का नहीं था, ये तो सिर्फ बताया कि फोर्स बैलेंस होती है। एक्सेलरेशन निकालना था ना, मेन तो हमारा एक्सेलरेशन निकालना है। तो पहला इक्वेशन यहाँ से हमारा आ जाएगा क्या, देखो ये नीचे जा रही है, ये एक्सेलरेशन से मतलब ये वाला फोर्स बड़ा होगा, तो हम लिखेंगे m1g sin 30 माइनस टी इज इक्वल टू दिस माइनस दिस इज इक्वल टू नेट फोर्स, है ना। नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये मास किसका होगा, m1 का। अब m1 की वैल्यू डाल दीजिए, √3 sin 30 होता है 1/2, तो √3/2 g माइनस टी इज इक्वल टू √3a। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन लिखना आया, कैसे लिखा हमने। अब इसी तरह मुझे इसको रिजॉल्व करना है, ये वाली, है ना। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको मिटाऊंगा, आप जल्दी नोट करो। तो एफबीडी बना, मेन पर्पस क्या है न्यूमेरिकल बनाने का, आपको फोर्स बैलेंस करना है और क्या बोलते हैं एफबीडी कैसे होता है वो सीखना है, एफबीडी ड्रॉ करना है ना। पूरा लॉज ऑफ मोशन इसी पे बेस्ड है, कितने सारे फोर्सेस हैं उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक, चलिए अब हम क्या करेंगे, m2 का एफबीडी बनाएंगे। तो उसके लिए मुझे इसको मिटाना होगा। इस इक्वेशन को रहने देते हैं, या मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, है ना। ये इक्वेशन क्या है आपका, √3/2g माइनस टी इज इक्वल टू √3a। ठीक, अब मैं इसका एफबीडी बना रहा हूँ, ऐसे है ये ग्राउंड हो गया, यहाँ पर ये मास आ गया आपका m2, है ना। तो इसका जो वेट होगा वो ऐसे आएगा m2g। ठीक है, और इस पे ये टेंशन इस तरफ लग रही है, तो ये हो गया टेंशन T। ये ब्लॉक इस अपने सरफेस को ऐसे प्रेस करेगा तो इसका नॉर्मल फोर्स होगा, तो ये नॉर्मल फोर्स इस पे परपेंडिकुलर ऐसे आ गया n2। ठीक है, अब यहाँ पर ये ब्लॉक ऊपर जा रही है ना, तो यहाँ पे हमारा रेफरेंस फ्रेम कैसे हो गया, ये है, ये y है और ये आपका x है।
ठीक है। और ये जो मास है आपका m2 ये ऊपर चल रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से। तो हमें फिर फोर्सेस को बैलेंस करनी होगी x और y एक्सिस में। तो हमने मोशन के अकॉर्डिंग जो रेफरेंस पर चूज़ किया है इसके हिसाब से n2 रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इस t को रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, m2g रिजॉल्व होगा। ये एंगल कितना है आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे बनाओ, तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट नीचे आएगा, है ना, ठीक है। इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, हेड की तरफ कंपोनेंट होती है, वो इधर x और इधर y। नहीं, ये x का हो गया और ये y का हो गया। तो ये 60 है, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। अब ये m2g है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा m2g sin 60, है ना, चूँकि 60 डिग्री इस बेस के साथ बना रहा है। और ये वैल्यू हो गया आपका m2g cos 60, है ना। ये ऐसे निकालते हैं हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इस एंगल से मत देखो, इस एंगल से देखो, है ना। m2g 60, तो ये हो गया m2g cos 60 डिग्री, और इसके अपोजिट ये हो गया m2g sin 60 डिग्री। ये हमारा y एक्सिस है, मतलब मोशन तो ऐसे हो रहा है ना, ये y और ये x है। तो ये y एक्सिस में कोई मोशन नहीं है, तो हमारा n2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, m2g cos 60। आपसे ये पूछा नहीं है फिर भी बना देते हैं। तो m2 कितना है आपका 1 kg, 1g cos 60 होता है हाफ, तो n2 निकला आपका g/2, है ना। ये पूछा नहीं है, ये कब काम आता है, जब सरफेस पे फ्रिक्शन आ जाए, ठीक है। अब दूसरा आप ये देखो कि हमें अब x एक्सिस पे इक्वेशन बनानी है। तो ये पूरा सिस्टम आपका ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये एक्सेलरेशन से। तो ऐसा तभी होगा ना जब टेंशन बड़ा होगा इससे, m2g sin 60 से। तो यहाँ पर x एक्सिस में नेट फोर्स कितना आ जाएगा, हम लिखेंगे t माइनस m2g sin 60 इज इक्वल टू m2a, है ना। नेट फोर्स m2a, तो t माइनस m2 1 है, g sin 60 हो गया √3/2, और m2 हो गया आपका 1 इंटू a, मतलब t माइनस √3/2g इज इक्वल टू a। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो दोनों से मैंने दो इक्वेशन बना लिए। अब हमें इस डायग्राम की ज़रूरत है नहीं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। कीजिए, तो देखो दोनों इक्वेशन को यहाँ लिखो। पहले क्या है, पहला इक्वेशन है आपका √3/2g माइनस टी इज इक्वल टू √3 इंटू ए। अब दूसरा क्या आपका t माइनस √3/2g इज इक्वल टू ए। ठीक है, यही दो इक्वेशन है। जनरली इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व की जाती है। तो अगर मैं सॉल्व करूं तो देखो टेंशन कट जाएगा, ये और ये भी कट जाएगा, तो बचा क्या, इधर तो सारा जीरो हो गया। तो एक्सेलरेशन आपको क्या दिखेगा, जीरो है ना। तो ये एक तरीका है। अब ये मतलब एक ऐसा केस हुआ कि ऐसा आ गया, है ना, इसलिए हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि किसी एक इक्वेशन को इंडिविजुअली ले लो, ठीक है। अगर मैं इंडिविजुअली भी लूँ तब भी मुझे t जो है नहीं निकल पाएगा, क्योंकि दो चीज़ें निकालनी है, t और a, है ना। तो इंडिविजुअल से भी वैल्यू नहीं निकल रही है, तो हमारे पास क्या दूसरा अप्रोच भी फेल हो रहा है कि हम ऐड कर रहे हैं तो सारा जीरो हो रहा है, इंडिविजुअल देख रहे हैं तो इसमें भी कोई एक वैल्यू हम नहीं निकाल पा रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया, ये दोनों चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, वापस ऐड कर देंगे,
और वापस ऐड करके क्या मिलेगा मुझे, एक्सेलरेशन 0। ठीक है, नहीं तो कुछ केसेस में हमें वैल्यू मिल जाती है। तो ये हमारा ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो 0 इज इक्वल टू ए, मतलब एक्सेलरेशन हमारी 0 आ गई। तो ये हमारा आंसर हो गया पहला, कि दोनों का एक्सेलरेशन जो है 0 है। एक्सेलरेशन 0 का मतलब हो गया कि दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो पहला पार्ट तो हमारा बन गया। अब हमें क्या निकालना, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन किसी एक वैल्यू में डाल देंगे, हमारा आ जाएगा। तो फ्रॉम 2, मान लो मैं दूसरा इक्वेशन ले लिया, t माइनस √3/2 g इज इक्वल टू ए। अब ये आपका है 0, तो t इज इक्वल टू क्या निकल गया, क्या √3g/2। यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, और अगर चाहो तो g की वैल्यू डाल दो, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा आंसर। अभी हमारा बुक में यही है, तो हम ऐसे छोड़ सकते हैं। अगर एग्ज़ाम हॉल में g के टर्म में आंसर नहीं है, इसका मतलब g की वैल्यू डालनी होगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा हमारा पूछा गया था नेट फोर्स ऑन पुल्ली स्ट्रिंग। नेट फोर्स ऑन पुल्ली बाय स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग जो है पुल्ली पे कितना फोर्स लगा रहा है वो देखना है। ठीक है, तो वापस हम वहाँ जाएंगे फिर डायग्राम पे, और वहाँ पर देखो कि पुल्ली ऐसे थी आपकी, एक स्ट्रिंग ऐसे जा रही है और एक स्ट्रिंग ऐसे जा रही है। तो स्ट्रिंग पे इधर भी टेंशन है और इधर भी टेंशन है ना। अब इस चीज़ को हम हटा देते हैं, मतलब पुल्ली हमें जो है ऐसे दिख रहा है, इस पे एक फोर्स इधर दिखा T और एक फोर्स इधर दिखा T। तो टेंशन तो फोर्स होता है, तो पुल्ली पे नेट फोर्स कैसे निकालेंगे हम, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट ऐसे आएगा, पैरेललोग्राम बना देंगे। ये हो गया फोर्स ऑन पुल्ली F। तो फोर्स ऑन पुल्ली F, और ये F की वैल्यू कैसे आ जाएगी, इन दोनों का रिजल्टेंट है ना। तो ये रिजल्टेंट कैसे निकलता है, t² प्लस t²। रिजल्टेंट का फॉर्मूला था ना वेक्टर में, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। मतलब ए और बी वेक्टर है और इनके बीच एंगल थीटा है, तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा c, और उसकी मैग्नीट्यूड ये है। तो यहाँ पर a आपका t है, b भी t है, प्लस 2t इंटू टी। अब इन दोनों टेंशन के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री, cos 90। तो f आपका आ जाएगा t√2 सॉल्व करके, है ना। अब हम t की वैल्यू डाल दें, तो आ जाएगा √3/2 g इंटू √2, मतलब f हमारा निकल के आएगा g इंटू √3/2। ये फोर्स ऑन पुल्ली हो गया। ठीक है, बन गया। सारे यही चीज़ तो निकालने थे, तो सारे आपके बन गए। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आप देखिए इसको ध्यान से, है ना। जितने भी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं ना, क्लास के बाद आपकी ड्यूटी बनती है कि उसको हम फिर से रिवीजन करें, पूरा एफबीडी बनाएं। बिना एफबीडी बनाए या बिना रफ कर, मतलब देखो इसको अगर आप बायोलॉजी या केमिस्ट्री की तरफ कॉपी लेके सिर्फ पढ़ोगे, रट्टा मारोगे, तो कुछ नहीं हाथ लगेगा। आपको इसको बनाना पड़ेगा, जैसे मैं बना रहा हूँ, कॉपी में रफ कीजिएगा दोबारा, तो ये बन जाएगा। मतलब आपको एक आइडिया होना चाहिए ना कि फोर्सेस रिजॉल्व कैसे की जाती हैं और उसका वैल्यू क्या है आपका। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन है, ए मैन ऑफ मास 60 kg is standing on a weighing machine placed on ground. Calculate reading of machine. रीडिंग ऑफ मशीन, और जी की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक आदमी है 60 kg का जो वेइंग मशीन पे खड़ा है स्टैंडिंग। तो मान लीजिए ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और यहाँ पर आपका ये वेइंग मशीन है, मतलब वेट तौलने वाला मशीन होता है ना जो हॉस्पिटल में रखी होती है जो आपका वेट बताता है। तो ये है आपका वेइंग मशीन। है ना, पहले मैं न्यूमेरिकल बनाने से आपको बता दूं कि वेइंग मशीन का काम क्या होता है। जनरली आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो बोलते हैं अपना वेट बताओ कितना है, या किसी को बोलते हैं इसका वेट देख के बताओ। तो वो पेशेंट जो है इस वेइंग मशीन में खड़ा हो जाता है और यहाँ पे एक रीडिंग लगी होती है और वो देख के बता देता है कि कितना वेट है। बोलेगा 80 kg है, 80 kg है, 70 kg है, तो वो वेट बताते हैं, है ना। तो ये नॉर्मल लैंग्वेज है, प्रैक्टिकल लैंग्वेज है कि वेइंग मशीन जो है वेट बताती है, जो कि ऐसा है नहीं। फिजिक्स में वेइंग मशीन वेट को मेज़र नहीं करता है। होता क्या है ना कि जैसे मान लो आप इस वेइंग मशीन पे आप कुछ ब्लॉक रख दो, ऐसे समझो, मान लो मैंने ये ब्लॉक यहाँ रख दिया, ये कोई हैवी चीज़ है, इस पे रख दिया, तो ये कुछ रीडिंग बताएगा। तो जो ये रीडिंग बता रहा है ना वो वेट दिख रहा है, बट एक्चुअली वो वेट नहीं है, इसका ये वेट नहीं बताता। ठीक है, करता क्या वो देखिए, जैसे ये रखेंगे तो इसका वेट नीचे लगेगा। मान लो अगर ये m मास का है तो इसका मास हो गया नीचे, वेट नीचे हो गया mg। ठीक है, तो ये जो mg लग रहा है ये कौन लगा रहा है? वेइंग मशीन पे नहीं लग रहा है, ये ग्राउंड खींच रही है, ये ग्राउंड पे लग रहा है। ये बॉडी और ये वेइंग मशीन ये दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं और वो यहाँ से इसके सरफेस से आ रहा है, ये फोर्स पेयर में लग रहा है। ये है आपका नॉर्मल फोर्स। ठीक है ना, ये ऊपर भी n और नीचे भी n। तो अब अगर मैं वेइंग मशीन को देखूं तो वेइंग मशीन का जो ये अपर सरफेस है, इस पे एक फोर्स लग रहा है, कौन सा? n ऊपर की तरफ भी और एक n नीचे की तरफ भी। ये n चला गया उस बॉडी पे, है ना, इस बॉडी पे, और ये n कहाँ पे लग रहा है? इस वेइंग मशीन पे, वेइंग मशीन के अपर सरफेस पे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वेइंग मशीन क्या मेजर करता है, तो आपका आंसर होगा इट मेजर फोर्स एग्जर्टेड ऑन इट्स अपर सरफेस, है ना। तो वेइंग मशीन अपर सरफेस पे वेट मेजर कर, फोर्स मेजर करता है। क्लियर है? अब आ जाइए, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हम न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे। यहाँ पर आदमी खड़ा है, ठीक है, इस आदमी का मास कितना है? मान लो m है, तो इसका वेट नीचे लगेगा इसके सेंटर से, ये हो गया mg। m आपको 60 kg दिया हुआ है और फिर यहाँ पर आपका एक नॉर्मल फोर्स लगेगा इसी जगह, है ना, इस आदमी पे लगेगा। मैं बाहर करके दिखा रहा हूँ जैसे ब्लॉक पे दिखाया था। ठीक है, तो अगर मैं मैन के लिए डायग्राम बनाऊँ, एफबीडी, मैन के लिए एफबीडी बनाऊँ,
तो उस मैन पे एक नॉर्मल फोर्स ऊपर लगा और एक वेट नीचे लगा। चूँकि ये आदमी तो खड़ा है, कहीं जा नहीं रहा है, तो एन कितना हो जाएगा आपका mg। तो ये नॉर्मल फोर्स कितना हो गया, मास 60 और जी की वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो 10 कितना आ गया 600 न्यूटन। ठीक है, ये एन निकला। ये एन किस पे लग रहा है, मैन पे। अब चूंकि ये कांटेक्ट फोर्स है, पेयर में लगेगा, तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन अपर सरफेस, फोर्स ऑन अपर सरफेस ऑफ वेइंग मशीन इज इक्वल टू रीडिंग ऑफ मशीन, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, और यही आपका एन है, और ये एन कितना निकला आपका 600 न्यूटन। ठीक है, ये कंसेप्ट है। बनाने को तो आप तुरंत बना दोगे, लेकिन कंसेप्ट समझाना जरूरी था कि वो मीज़र क्या करता है। ठीक है, ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको? चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फिक्स सपोर्ट है और इसके साथ एक स्प्रिंग लगा हुआ है, और स्प्रिंग के साथ एक मास अटैच है। ये मास है आपका 10 kg का। तो क्वेश्चन है आपका कि 10 kg ब्लॉक अटैच बाय स्प्रिंग इज एट रेस्ट, है ना। तो ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक इज एट रेस्ट। ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ है, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग के, और ये वैल्यू दी हुई है आपकी 100 न्यूटन पर मीटर। तो स्प्रिंग फोर्स मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। अब आपसे ये पूछा है फाइंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। इस स्प्रिंग में 10 kg लगा देने से स्प्रिंग में एक्सटेंशन क्या होगा, ये कितना खींचेगा, आपको वो बताना है। ठीक है, तो मान लो ये ब्लॉक जो है थोड़ा नीचे आ गया। अब जो डायग्राम है आपका ऐसे हो गया, ऐसे आ गया, तो ये अपने पोजीशन से, ये मीन पोजीशन थी, यहाँ से कितना नीचे आ गया, x नीचे आ गया। तो स्प्रिंग अगर x खींचेगी, है ना, तो स्प्रिंग क्या होगा, वापस अपने कंडीशन में जाना चाहेगा। तो जैसे यहाँ पर इसका वेट लग रहा है आपका 10g, है ना, वेट। तो वेट क्या कर रहा है, इस स्प्रिंग को खींच रहा है। तो स्प्रिंग खींचेगा तो स्प्रिंग खींचा नहीं रहना चाहेगा। स्प्रिंग जितना खींचोगे वो वापस उतना ही वापस जाना चाहेगा। मतलब ये मशीन की कंडीशन है कि उसको वापस अपने कंडीशन में जाना है, ओरिजिनल स्टेट में। अब आप इतना मत खींच दो कि टूट जाए, जब टूट जाएगा तो मशीन ही नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब स्प्रिंग जिस फोर्स से ऊपर की तरफ खींचेगी अपने आप को, वो होगा स्प्रिंग फोर्स Fs। ठीक है, अब ये यही दो डायग्राम है और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा,
तो स्प्रिंग फोर्स एफ एस जो होता है वो होता है के एक्स, ये थ्योरी होती है, स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू के एक्स। ठीक, एक्स आपका एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग है, वही निकालना है ना। तो ये निकालने के लिए ये दिया हुआ है, ये निकालना पड़ेगा। तो ये तो पहला इक्वेशन है। अब आप इसका एबीडी देखो, है ना। इक्विलिब्रियम में दोनों फोर्स आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसको हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते, अगर इसको एक्सेलरेट कर देंगे तो ये टूट जाएगा। ठीक है, तो एफ एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 100 न्यूटन। अब इसकी वैल्यू यहाँ डाल दो, तो फ्रॉम 100 इज इक्वल टू के इंटू एक्स, तो 100 इज इक्वल टू के की वैल्यू है 100 न्यूटन पर मीटर इंटू एक्स, तो एक्स आपका आ जाएगा 1 मीटर। ये भी न्यूटन था तो न्यूटन न्यूटन गया 1 मीटर, तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन आपका 1 मीटर का है। तो ये क्वेश्चन स्प्रिंग का लिया गया, जिससे आपको पता चला कि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है। ठीक है, आप में से कुछ लोग आते हैं जाते हैं, आते जाते रहते हैं, है ना। सब के सब मतलब जसपुर के कलेक्टर कमिश्नर है, अपनी मर्जी से आए अपनी मर्जी से गए। जिनको पढ़ना है पढ़े, मतलब पता नहीं करना क्या चाहते हैं आप लोग। हमें आपके तो रिजल्ट पे भी डाउट है, इतने मार्क्स आते कैसे हैं। फिजिक्स में डाउट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, नेट से क्वेश्चन डाउनलोड करके दिया था, तो शायद इसी वजह से आप लोग को सोर्स पता होगा। देखता हूँ अगले एग्जाम में क्या करते हैं। है ना, आना जाना लगा रहता है सबको। ये देखो अभी आगे रिक्शा, अब 10 मिनट बाद फिर चली जाएगी, कोई न कोई। खाना पीना भी बनाते रहते हैं कैसे। चलिए, मतलब रियल जीनियस हैं आप लोग, मतलब आते जाते हुए भी समझ जाते हैं। बे यार बड़ा मुसीबत है। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन है। है ना, ये डायग्राम है आपका। ये एम मास का एक ब्लॉक हैंग किया हुआ है स्ट्रिंग से, और फिर एक स्प्रिंग ऐसे अटैच हो गई, और यहाँ पर फिर एक एम मास का एक और मास आ गया। इस ब्लॉक का नाम दिया गया है ए, इस ब्लॉक का नाम दिया गया है बी। यही डायग्राम है ना। तो इस डायग्राम को देख के आपको क्या लग रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 blocks A and B of same mass m attach with a light spring। लाइट स्प्रिंग कहने का मतलब हो जाता है, देखो स्प्रिंग जो है, ये स्प्रिंग और ये स्ट्रिंग दोनों की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। अगर स्ट्रिंग लाइट है मतलब इसके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टेंशन चेंज नहीं होगा। उसी तरह से अगर स्प्रिंग लाइट है तो इसके इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो भी फोर्स होगा, जनरली स्प्रिंग फोर्स होता है, तो वो चेंज नहीं होगा इस एंड से इस एंड तक। ठीक है, तो क्वेश्चन में था आपका 2 ब्लॉक हैं एम मास के, लाइट स्प्रिंग से सस्पेंडेड है एक मास और दूसरा
स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए find acceleration of block A and B just after string is cut। मतलब स्ट्रिंग तो यही है ना, तो अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं, है ना, मान लें किसी सीजर से इसको कट कर दें, तो जैसे स्ट्रिंग कट करेंगे तो इसी टाइम, कट करने के टाइम ए और बी का एक्सेलरेशन क्या होगा ये बताना है। तो पहले तो नहीं काटा गया है, तो जब नहीं काटेंगे पहले तो दोनों क्या होंगे, आपके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होंगे, है ना, क्योंकि एक्सेलरेट तो आप कर नहीं सकते, सिस्टम ही टूट जाएगा। तो हम लिखेंगे व्हेन, है ना, व्हेन, देखिए बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, व्हेन ए एंड बी आर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब अभी जुड़ा हुआ है। व्हेन ए एंड बी आर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इक्विलिब्रियम वर्ड आने का मतलब ही हो गया कि नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0। तो दोनों में आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो अगर मैं बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसका वेट नीचे लगेगा, है ना, m, ठीक है, और इसमें एक फोर्स लगेगी ना, जैसे मान लो ये वेट लगेगा तो इसमें एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, ये स्प्रिंग की फोर्स है, इसको मान लो टी नॉट मान लेते हैं। जनरली ये फोर्स इन स्प्रिंग एफ एस होना चाहिए, मैंने इसको टी नॉट मान लिया, स्ट्रिंग की तरह बिहेव किया है, ठीक है। तो ऊपर एक फोर्स हमने मान लिया टी नॉट लगा, जबकि ये स्प्रिंग फोर्स ही है, ठीक है। तो इसका वेट लगेगा नीचे एम जी बी ब्लॉक के लिए, और टी नॉट आपका ऊपर लगेगा। अब ये इक्विलिब्रियम में है तो हमारा पहला इक्वेशन आ जाएगा टी नॉट इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। अब ए के लिए देखिए बनाएंगे डायग्राम फॉर ए, यहां से लेके यहां तक स्प्रिंग एक्चुअली टेंशन की तरह बिहेव, स्ट्रिंग की तरह बिहेव करती है। जैसे ये स्प्रिंग, ये टेंशन स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में टेंशन ऐसे पेयर में लगता है ना, तो वैसे ही स्प्रिंग फोर्स जो होगी वो भी पेयर में लगेगी। एक ऊपर जा रही है मान लो एफ एस, और नीचे आ रही है आपकी एफ एस। इस एफ एस को ही हमने टी नॉट माना है, तो बी ब्लॉक पे ये टी नॉट ऊपर से नीचे आएगा, है ना। तो ए के लिए बी टी क्या बना हमारा, टी नॉट नीचे। अब इसका वेट भी नीचे लगेगा, ठीक है, और एक टेंशन स्ट्रिंग का ऊपर लगेगा, जो यहाँ मैंने बनाया टेंशन टी। इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये भी इक्विलिब्रियम में है, तो T इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, एम जी प्लस टी नॉट, है ना। तो अब टी नॉट आपका एम जी है, तो ये क्या निकल के आ गया 2 mg। तो स्ट्रिंग में टेंशन कैसे निकालनी है आपको समझ में आया, वो कितना निकल के आपका 2 mg, ठीक है। अब बात क्या आता है कि स्ट्रिंग को कट करेंगे, तो इस जैसे ही आप स्ट्रिंग को कट करोगे तो स्ट्रिंग तो इलास्टिक बॉडी नहीं है, ये अपने आप को रिगेन करने की कोशिश नहीं करेगा, तो इसके कट करते स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो जाएगा 0, है ना। व्हेन स्ट्रिंग इज कट, व्हेन स्ट्रिंग इज कट टेंशन इन द स्ट्रिंग T इज इक्वल टू 0। ये तो T रहेगा नहीं, ये गायब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन स्प्रिंग तो अपना शेप तुरंत रिगेन नहीं करेगा ना, स्प्रिंग तो इलास्टिक बॉडी है, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स आपका काम करता ही रहेगा, स्प्रिंग फोर्स काम करेगा।
तब हम फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनेगा? तो उस कंडीशन में देखिए, अब मुझे फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा जब स्ट्रिंग आपका कट हो गया। तो अब आप देखिए, पहले हम बनाते हैं बी का डायग्राम। पहले इस तरह से था, mg नीचे और ये स्ट्रिंग फोर्स T0 ऊपर। ठीक है, ये अभी भी काम करता ही रहेगा, ये अचानक से चेंज नहीं होगा क्योंकि आपने स्प्रिंग को कट नहीं किया है, और स्प्रिंग क्या आपका एक इलास्टिक बॉडी है, ये अपनी पोजीशन को रिगेन करना चाहेगा। तो कट करने के बाद भी आपका यही फोर्सेस लगेगा, लेकिन कट करने से क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं आएगी, ये पूरा सिस्टम जो है एक्सेलरेट करेगा। अर्थ इस पूरे सिस्टम को ऐसे खींचेगी अपनी तरफ नीचे, कितने एक्सेलरेशन से, g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन होगा वो हम क्या लिखेंगे, है ना, T0 माइनस mg, ये ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ b। ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब चूंकि स्प्रिंग सडनली की बात होती है, जैसे स्प्रिंग कट करोगे तो ये अपनी पोजीशन, तो जब ये हैंग कर रहा था तो इसकी कंडीशन क्या होगी, ऊपर जाने की, अपनी पोजीशन को रिगेन करेगा। जितना खींचा था उतना ही वो वापस जाना चाहेगा, मतलब ये ऊपर जाना चाह रहा है, ऊपर जाना चाह रहा है लेकिन एक्सेलरेट नहीं है। तो फिर हम इक्वेशन क्या लिख देंगे, T0 माइनस mg इक्वल टू MAB। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। ये कैलकुलेट होकर नहीं आएगा, ये हमारा कंसेप्ट हो गया कैसे क्वेश्चन को आपको इस तरह से बनाना है। तो फिर आपका टेंशन जो है स्प्रिंग में mg ही रहेगा। ठीक है, अब ए का डायग्राम बनाओ। ये जो ब्लॉक है आपका m मास का, है ना, इसका वेट तो लगेगा ही, वेट आपका लगेगा mg, है ना, वेट लगेगा। उसके बाद फिर आप ये देखिए कि पहले क्या लग रहा था इसका mg में, इस ब्लॉक में वेट नीचे लगा, ये T0 भी लग रहा था और ऊपर T लग रहा था। तो पहले तो ये 3 फोर्स लग रहे थे, कट किया तो सिर्फ ये गैप हुआ ना, ये दोनों तो है, मतलब T0 अभी भी इसमें लग रहा है क्योंकि नीचे आएगा ये। ठीक है, तो T0 लगा। अब दोनों फोर्स ब्लॉक के पे नीचे लग रही है, तो इसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, mg प्लस T0 इजकल टू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, ये आएगा। अब आप T0 की वैल्यू डाल दीजिए, क्या हो गया, mg, है ना। तो ये हो गया 2mg इज इक्वल टू ma। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या निकल के आया, 2g। ठीक है, ये जो है 2g एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा और b की एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0। है ना, b का एक्सेलरेशन 0 क्यों होगा, मैंने आपको बताया था, है ना। रीज़न क्या है, आप अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्प्रिंग डज नॉट चेंज इट्स शेप, स्प्रिंग डज नॉट चेंज इट्स शेप जस्ट आफ्टर कटिंग, वो अपना शेप चेंज नहीं कर रहा है ना। इनफैक्ट वो ब्लॉक कैम को ऊपर की तरफ पुल कर रहा है स्प्रिंग फोर्स से, तो ऐसा, और उसको इक्विलिब्रियम में बने रहना है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। ये उसकी प्रॉपर्टी है, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये दोनों आंसर आपके आ गए, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस थे जो आज आपने सीखे स्ट्रिंग के, वेइंग मशीन के, है ना। कल हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे लॉज ऑफ मोशन में, तो आपकी ड्यूटी है कि आप इसको रिवीजन कर लें पूरा अच्छे से, राइट। चलिए।